तो ये कंपटीशन जो इनसाइड कनाडा होता है ये क्लब्स के बीच में होता है या ओलंपिक की साइड से कोई आके? उनको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना होता है, उसके बाद प्रोविंशियल्स होते हैं, उसके बाद प्रोविंशियल्स के बाद होते हैं नेशनल्स, उसके बाद इनकी एक टीम बनती है हर एक स्पोर्ट की। एवरी ओलंपिक स्पोर्ट इज सेम, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसमें ये होता है कि आप नेशनल टीम में आओगे, कनाडा की टीम में आओगे, इंडिया की टीम में आओगे, किसी की भी टीम में आओगे, उसके बाद यू गो टू द चैंपियनशिप्स इंटरनेशनली, देन आपकी वर्ल्ड रैंकिंग बननी शुरू होती है। The better you perform, you higher you get ranked. Then आप World Cups and then Commonwealth Games and then वही फिर मोक्ष लास्ट में Olympics. Yeah. So अंशुल भाई एक बात बताओ, हरियाणा पंजाब से हमारा कोई लड़का आ रहा है, यंग लड़का बीटेक करके आ रहा है, बीए करके आ रहा है, क्या एडवाइस करो उसको? आप मतलब सोच नहीं सकते, बैठ के सोचने का टाइम नहीं आपके पास। आप तीन शिफ्टों में चल रहे हो एंड आपके पास सोचने का टाइम नहीं कि आपने जिंदगी में करना क्या है। एकदम से ऐसे दो चुटकियां हो जाएंगी, 15 साल निकल जाएंगे। आप सुबह उठे, आपको पता आपको भाई इतने पैसे कमा कर लाने की पड़ेंगे क्योंकि इतनी किस्तें नहीं है। तो अंशुल भाई, वेलकम टू शो मैपल टॉक्स। थैंक यू ब्रो। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ। द वेदर इज वार्मिंग अप फाइनली। कैसा था आज का दिन? आज का दिन बढ़िया था, बिजी था, अर्ली मॉर्निंग उठे थे, कॉम्पिटिशंस थे, तो फाइनल खेल के आ रहे हैं। आई लॉस्ट सिल्वर मेडल बाय अराउंड 2.2 पॉइंट्स, बट स्टिल मेडल पे थे, तो स्टिल कॉल इट अ गुड डे एज लॉन्ग एज थोड़ा ठीक चले। तो कौन सा कंपटीशन था? यहाँ पे अपना सास्केटून में एनुअल एक कंपटीशन करवाते हैं, ये फंड रेजिंग के लिए, शूटिंग कम्युनिटी के लिए, 10.9। ओके। तो वो हर साल होता है, तो उसमें आते हैं अल्बर्टा से, मैनीटोबा से, कई बार ओंटारियो से भी आते हैं। सो इट्स मोस्टली वेस्टर्न कैनेडियन चैंपियनशिप, बट होती इनविटेशनल है, लोकली होता है हमारा, बट फंड रेजिंग के लिए होता है। सो वी ट्राई टू पुश की ज़्यादा से ज़्यादा अपना थोड़ा सा फंड रेजिंग कर पाए। तो अंशुल भाई, अपनी तो चलो बातचीत हो गई थी, अपने व्यूअर्स के लिए बता दो, आप क्या कहाँ से हो, कैसे आपकी शुरुआत हुई शूटिंग में? भाई मैं अभी तो सास्केटून से हूँ, बाकी पीछे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा हरियाणा में, एंड वहाँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव कह लो, कस्बा कह लो, गोहाना करके जगह है। गोहाना। तो मैं गोहाना से, मातूराम की जलेबी। मातूराम की जलेबी बस वही फेमस है हमारे वहाँ की। तो यहाँ कैसे शुरुआत हुई आपकी, कहाँ पे आप लैंड हुए? एज अ स्टूडेंट आए थे आप यहाँ पे? जी भाई जी, ये बात है 2021 की। उस टाइम पे मैं इंडिया में होता था एंड फुल टाइम अपना शूटिंग के करियर पे फोकस था। इंडिया में जूनियर शूटिंग स्क्वाड में था मैं उस टाइम पे, एंड दैट वाज माय थर्ड ईयर गोइंग ऑन वहाँ पे। तब वो कोविड वैसे तो 2020 में ही आ गया था, स्टार्ट हो गया था, बट उसकी वजह से इतना लंबा होता ही जा रहा था, सारे टूर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ ही कैंसिल हो रहा था, लाइफ ही रुकी पड़ी थी। तो कॉलेज का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तो ऐसी ब्रेक तो ऑब्वियसली जबरदस्ती थोपा गया था शूटिंग का भी कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा थोड़े टाइम पे। फिर ये यॉर्क यूनिवर्सिटी करके है टोरंटो में, तो वहाँ पे अप्लाई किया था, एंड वो हुआ ऐसे कि मैंने अप्लाई तो किया था ऐसे ही बस, और वो नेक्स्ट डे ही वहाँ से लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया, एंड मैंने आइल्स भी नहीं दिया था तब तक, बिना आइल्स के ही आ गया। एंड बस वो फिर कर के पापा बोले कि भाई तुझे जाना चाहिए, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी राइट। सो फिर मैंने बात की कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो कुछ उन्होंने डाउन किया, स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर की, $4-5 हज़ार, और बाकी जो पैसा था वो एक बैंक HDFC करके उन्होंने, उनसे बात की मैंने, तो मैंने उनको साफ बोला कि भाई मेरे पास आई डोंट हैव एनी कोलेटरल। तो बोले मांगे ही नहीं हमने, इट्स ऑल गुड, वी डोंट नीड कोलेटरल। आई वाज लाइक ओके ठीक है, नहीं चाहिए तो लोन लेके, स्टूडेंट लोन लेके फिर 2021 में ओंटारियो आए थे स्टार्टिंग में। क्या स्टडी की आपने यहाँ पे? भाई पोस्ट ग्रेजुएशन की थी हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। प्लान तो MBA का था, बट मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो बिल्कुल भी मेरा, आई वाज रियली स्केप्टिकल अबाउट दैट, तो मिडवे चूज कर लिया कि 1 साल की स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, कोविड खत्म हो गया तो इंडिया चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ रुक जाएंगे, लाइक कुछ सच। करियर कंटिन्यू करने की कैसे मोटिवेशन मिली? भाई करना तो ऑब्वियसली था, कभी ना कभी तो एक टर्म होती है हियाटस, दैट मीन्स लाइक बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक राइट। तो मैं उसी पे था तब, जो पहले 2020 में कोविड आ गया, 21 में वो एक्सटेंड हो गया, फिर मैं कनाडा आना पड़ गया, एंड 2021 में ही, आई डोंट नो 2020 में या 2021 में, बट मैं जब कनाडा आया था उसी टाइम पे कनाडा में हैंडगन्स बैन हुई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं शूटिंग करता हूँ,
और shooting करते पिस्टल ही हैं। करता हूँ मैं, तो मेरा इवेंट ही बैन हो गया था यहाँ पे, तो फिर स्टडीज वगैरह की, लॉन्स वगैरह निपटाए, उसके बाद फिर वापस आए। शुरू कब किया था आपने शूटिंग में? कब आपकी मतलब बचपन से ही कर रहे हो या बीच में कभी शुरू हुआ? शूटिंग का भाई ऐसे हुआ था, शूटिंग 2014 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है एक्चुअली, 14 जनवरी 2014 की बात है। Okay. मेरा कजन है, चाचा का लड़का, उसको शूटिंग स्टार्ट करनी थी, सो माय चाचा जी वाज नॉट कंफर्टेबल सेंडिंग हिम अलोन, सो इसलिए उन्होंने मेरे को भी भेज दिया था। और फिर वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो रहता है बचपन में, तो 2 साल ऐसी मस्तियों में किया, 2 से भी ज्यादा ही साल मस्तियों में किया। 2017 में मेन ये हुआ था कि नहीं यही करना है जिंदगी में, कि मुंडे चाचे ने फड़ाती बंदूक। या समथिंग लाइक दैट, मेरे उत्ते ही लिखा गया वो गाना। मतलब क्या होता है शूटिंग? मतलब पिस्टल शूटिंग करते हो है ना? या पिस्टल शूटिंग, सामने टारगेट होता है, आपको टारगेट भेजना है, या राइट? तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगती है कि अच्छा शूटर बनने के लिए बंदे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? 2 चीजें हैं, फोकस और बैलेंस। फोकस और बैलेंस। और ये ही चीज जिंदगी में है, अगर आप अपने गोल पे फोकस हो, आप अपने लाइफ को, वर्क को, अपनी हॉबीज को बैलेंस कर सकते हो, सो यू आर अनबीटेबल। तो शूटिंग इज लाइफ, मतलब इट्स नॉट अबाउट गन्स, इट्स अबाउट एक्यूरेसी, नॉट इवन एक्यूरेसी, इट्स अबाउट प्रिसीजन, लाइक हाउ एक्यूरेट यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, राइट? शूटिंग इज नथिंग अबाउट गन, इट्स जस्ट लाइक इक्विपमेंट। शूटिंग इज लाइक मेंटल प्रिपरेशन, it calms you down. Like I was very notorious kid, बचपन में बहुत ज़्यादा नोटी था मैं। शूटिंग स्टार्ट की तब भी नोटी थे, तब जब ये सोचा कि ये थोड़ा सा इसमें मन लगने लगा तब, तो इट्स लाइक मेडिटेशन। आप 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रेंज पे खड़े होके, यू एंड योर गन, योर सेल्फ, इट्स इंडिविजुअल गेम। इसमें ये नहीं होता कि आप किसी और के साथ कंपटीशन कर रहे हो या आपके टीममेट की वजह से आप हार जाओगे। आई मीन होते हैं, टीम इवेंट भी होते हैं, बट मोस्टली इट्स इंडिपेंडेंट। तो एक एथलीट जो शूटिंग कर रहा है अंशुल मलिक, वो अपनी जिंदगी में फोकस और बैलेंस कैसे अचीव करता है? भाई अपने आप आ जाता है जब आपकी प्रायोरिटी सेट होती हैं, आपको ये पता है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि यू अचीव समथिंग कि ओलंपिक में ही जाना है आपको या किसी, बट आप ये सोचते हो यार आपने एक चीज को चूज किया, आपने, आपके पास जब आप 8वीं-9वीं क्लास में किसी चीज को स्टार्ट करते हो एंड आपके आसपास सारे ही सेम एज ग्रुप के हैं, तो सबको ये होता है कि गेड़ी शेड़ी लगा के आनी है, एंड हरियाणा पंजाब वाले तो ज्यादा ही थोड़े से होते हैं फुकरेबाजी में, राइट? तो उस चीज में होते हो जब आपको ये चीज रियलाइज होने लग जाती है कि ये सडनली कि ये आपका डिसीजन है। ठीक है, रेंज पे आपके पेरेंट्स लेके चले गए आपको, बट आपने कंटिन्यू करने का डिसीजन आपके दिल से आया, राइट? कि भाई ये चीज मुझे जिंदगी में करनी है। तो वो एक ऐसी अकेली चीज होती है जो आपका खुद का डिसीजन होता है। तो आई थिंक वो खुद का डिसीजन वाली चीज अपने आप आपको मोटिवेट करती है कि नहीं आपको करना चाहिए। सुकून मिलता है करके? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। रेंज पे जब होते हो लगता है कि ये जिंदगी बेस्ट है, यही जिंदगी बेस्ट है, ऐसा लगता है। थोड़ी स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। 1 साल का कोर्स किया था जी भाई, यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो से हैं? टोरंटो से उधर ही रहे थे? उधर ही रहे। आपका भाई कनाडा में है? मेरा भाई कनाडा में, एक्चुअली 2021 में ही आया था वो भी। अच्छा, दोनों इकट्ठे आए थे आप? ऑलमोस्ट 3 महीने के गैप में आया था। ओंटारियो आए थे दोनों? ओंटारियो आए थे भाई। वहाँ से कोर्स 1-1 साल का करके फिर सस्कैचुअन मूव हुए। पोस्ट ग्रेजुएट इधर आके लिया आपने? नहीं, वहीं पे 1 साल का कोर्स किया था ओंटारियो में। वहाँ से 1 साल का कोर्स किया, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी प्रिसाइज 2 सेमेस्टर का कोर्स किया था हमने, 8 महीने का वो कोर्स किया। एंड उसके बाद मेरा प्लान था मूव होने का, बिकॉज मुझे शूटिंग दोबारा स्टार्ट करनी थी। एंड कनाडा में सस्कैचुअन एक ऐसी जगह जहाँ पे एक्चुअली गुड ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं शूटिंग के लिए। सो माई रीजन ऑफ मूविंग टू सास्केटून पर्टिकुलरली वाज शूटिंग, दैट वाज नॉट द पीआर। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यहाँ के लिया? यहाँ के अप्लाई किया था। ओके, सही है, सही है। अभी पीआर वगैरह का हो चुका डन सब? मैं सिटीजन हूँ। वो आपको स्पोर्ट्स के थ्रू मिली या किसी पढ़ाई थ्रू? तो ऐसा होता है भाई, आपका एक क्राइटेरिया होता है कि आपने पीआर लेनी है। पीआर लेने के बाद कुछ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होता है कि 2 साल 3 साल, इसके बाद आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। मेरे केस में ये था कि जब मैं पीआर हो गया था तो आई बिकेम कैनेडियन चैंपियन इन 2 इवेंट्स इन पिस्टल शूटिंग। तो आई वाज सिलेक्टेड इन कैनेडियन टीम फॉर सम इंटरनेशनल इवेंट्स, बट द प्रॉब्लम वाज कि आई कुडंट रिप्रेजेंट कनाडा बिफोर बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन। सो एक ऐसे प्रोसेस होता है, इफ यू आर इनटू something that is actually very necessary
फॉर कनेडियन सक्सेस और कुछ भी कह सकते हैं अब, या कनाडा बेसिक अगर देसी भाषा में बोले तो कनाडा का कोई नुकसान है अगर आपको सिटीजनशिप उनको जरूरत थी तो वो आपको उनको जरूरत थी, तो उन्होंने मेरा 1 साल वेव ऑफ कर दिया एंड अभी मुझे मार्च में मेरी सिटीजनशिप मिली। इंटरनेशनल इवेंट आपने कनाडा के लिए फिर 1-2 किए? हाँ, इंटरनेशनल में ऑलरेडी ऐसा होता है कि जैसे जो आपके प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है या क्रिकेट के जैसे लीग्स होते हैं, उसमें यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। इंडिया जैसे जो हम बोलते हैं टीम इंडिया, वो है बीसीसीआई, so you are representing actually the club, that is BCCI. So there are ample examples in cricket कि आप आज एक प्लेयर इंडिया से खेल रहा है, कल वो कनाडा से खेल रहा है या यूएसए से खेल रहा है। रिसेंटली आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कोई एक काफी फेमस अंडर-19 प्लेयर था जो वहाँ पे मूव हुआ था यूएसए में। मैंने भी सुना था कबड्डी में हुआ था शायद, नहीं क्रिकेट में हुआ था, कोई अंडर-19 का था आई थिंक। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि ऐसा होता है कि जो आपके प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं, ग्रांड प्रीज होते हैं या लीग्स होते हैं, उनमें आप किसी भी कंट्री की तरफ से खेल सकते हो, बिकॉज आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, उस कंट्री के एक स्पेसिफिक क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट जो आपके ऑफिशियल चैंपियनशिप्स होती हैं, जैसे नेशनल चैंपियनशिप्स के बाद आपके इंटरनेशनल्स होती हैं, जिसमें वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, उसमें यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड आप जिस पहले किसी कंट्री से खेले हो तो उसके और आपके नए कंट्री के बीच में 3 साल का गैप भी होना चाहिए मैंडेटरी टू स्टॉप। जैसे अरेबिक कंट्रीज पहले ऐसे करती थी कि खरीद लेती थी मतलब अपने प्लेयर्स को, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में जाके सीधा चलता था, ये काफी फेमस था ये कि बोली लगाते थे सीधे एंड प्लेयर्स खरीद के ले आते थे, तो उस चीज को स्टॉप करने के लिए इन्होंने 3 साल का रूल लेके आए थे। तो अभी आपने ओलंपिक के लिए प्रिपेयर किया हुआ आपने? भाई कर रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस। ओलंपिक इज नॉट लाइक समथिंग कि आपने जाना है और चले गए। ओलंपिक्स इज लाइक कैसे बताऊं, इट्स अ कोटा बेस्ड सिस्टम। ओलंपिक्स है मतलब जो आपको जैसे जिंदगी में हमारा लक्ष्य है, ऐसे बोलते हैं ना कि आपका जिंदगी में आने का मोटिव है मोक्ष पाना, तो ओलंपिक इज मोक्ष, वो किसी किसी को मिलता है। उसके 26 कोटास होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें से हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कंबाइंडली 4 ही अलॉट होते हैं। सारा नॉर्थ अमेरिका और पूरे साउथ अमेरिका जितने भी कंट्रीज हैं सारे, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, साउथ अमेरिकन, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, इस सारी कंट्रीज में से मिला के 4 ही प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है। सो यू हैव टू बी इन रैंक नॉट ओनली नंबर 1 इन कनाडा बट इन ऑल ऑफ द अमेरिकाज, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, तब आपको क्वालिफिकेशन मिलता है। उसके बाद आप कोटा लेके आते हो, खुद के लिए नहीं होता, वो भी कंट्री के लिए होता है। फिर आपकी कनाडा में दोबारा ट्रायल्स होती हैं। तो अगर मान लो मैं ओलंपिक कोटा जीत के लेके आता हूँ, जो 1992 के बाद से कनाडा में कोई जीत के लेके ही नहीं आया शूटिंग में आज तक। 92 से पहले कोटा होता ही नहीं था, उससे पहले डायरेक्ट सिलेक्शंस होते थे। सो बेसिकली देयर हैज बीन नो कैनेडियन एवर इन माय इवेंट हु हैज इवन क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स फॉर कनाडा। अगर मैं मान लो ओलंपिक का कोटा लेके आता हूँ तो दैट गोज टू माय कंट्री, तो उसके बाद यहाँ पे आगे दोबारा सिलेक्शन ट्रायल्स होती हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अभिनव भाई डिसाइड्स कि मैं मुझे ट्राई करना ओलंपिक्स के लिए, तो वो कोटा मेरा नहीं है। यू कैन चैलेंज मी, you go, आप compete करो, you train better than me, you score better than me, you are going to the Olympics, not me. How did you get your doctorate? I'm a chiropractor, so I've been a chiropractor since 1999. Practice in Saskatoon here. So he's our physical coach, our coach, and our everything coach. So he manages everything for us. Yeah. I'll do a little bite with you. So hey Craig, how are you today? I'm doing well, thank That's you. very good. So we're at Wildlife Federation today with Craig. He's the coach here, Dr. Craig basically. He's a chiropractor since 1999 and he'll tell us a little bit about the shooting range we are at right now. So what the shooting range is about, how we can get the membership, Craig. Sure. Tell us something. Sure. Yes. So our range is the Saskatoon Wildlife Federation. We have facilities for all the Olympic events here. So we have the 10-meter air range that's adjacent to the range we're in right now. And we'll have air pistol and air rifle events there. We'll have our 25-meter indoor range here. This is basically our practice facility for our rapid fire and our sport pistol events. And you can see the electronic targets that we have down at the end of the range. These are state-of-the-art optical targets that we have for our athletes like Anshul, just for our high performance guys, not just anybody off the street.
The facility also has an outdoor range that has a 50-meter range for the outside shoot, for outdoor shooting, and we plan to have a number of events out there. So the best part that we have here is we have a lot of the facilities in one area. A lot of places in Canada don't have these facilities. They don't have a 25-meter range that you could even have these targets in. A lot of them are 20-yard ranges, different sizes. And for us to be able to have 5 targets out there is special, so you can have a high-performance athlete like Anshul be able to come out and do proper training as we prepare for our upcoming events. So the facility is easy for anybody to join. We have a target shooting club that people can also join and get coaching. And when we have our coaches, we're all ISF certified coaches to different levels. So this August, one of the other coaches, Cam, he's a rifle coach, and myself will be going to Finland to get our next level of coaching for certification there too. So Sweet. one of the best things that we have is we have the tightest concentration of high performance pistol athletes for rapid fire shooting in Canada right here. So Anshul is one of our top athletes in the country. We've got Seth, my 2 sons, Seth and Rex, and Jesse Olsen out of Moose Jaw. So our Saskatchewan provincial competitions has 4 of the top guys in the country. So, and it's great to be able to have multiple top guys to practice because they learn from each other. So it's been really fantastic. And the target bay you see over there, it's the only one in Canada of that standard. So this is what you see over there is what we shoot at in the international events like World Cups, World Championships, and even at the Olympics as well. So this is the only place in all Canada that we have. So we are lucky to have that. Yes. So, and Craig, Yep. someone off of the street, Yes. he wants to learn rifle shooting, Yep. what he should do. Okay, if somebody was off the street and they wanted to learn how to do any Olympic shooting, they would join the club, join the Saskatoon Wildlife Federation, because you need to have a membership here. And then the best bet would be join our target shooting club, because that's going to give you access to other athletes. And we always coach together. So when I'm coaching Anshul, I'm also learning from Anshul. He's coaching me, we're coaching each other. We move forward as a group. And it's why we have such a strong group that we've got. So this fellow right here is going to be on the podium at our national championships. He's going to be down in the Championship of the Americas in Peru in November, December. We'll have a great crew going down there. It's going to be a fantastic year. Pleasure. And we are expecting a full Saskatchewan team as the Canadian team this year. So we are 4 people going, and we are expecting that all 4 will be from Saskatchewan. Yeah, we might. They can have up to 5, but if you were to pick 4 of those 5, it's all 4 of these guys, and those are the guys that are going to lead us to the Pan Am Games. They're going to lead us to Olympic game quota spots. It's going to be awesome. Sweet. Well, all right. Thanks very much, Craig. Yeah, you It was betcha. Very nice talking to Thanks, you. guys. You betcha. Awesome. Thank you. Yeah. Have a ये मेरी नई गन है। अब ये सैंपल पीस है, मंगा रहा हूँ मैं। ये कंपनी ने भेज रखा है मेरे को यूज़ करने के लिए। ये इसका ट्रिगर और स्मूथ होता है, ट्राई करके 2.5-3 महीने बाद फायर किया आज मैंने। तो ये है अभी ये जो जैसे ऊपर गया हुआ है ना थोड़ा सा, दैट मीन्स कि मैं ग्रुप में मार रहा हूँ, इसी को कह रहा था मैं, ग्रुपिंग। अगर मैं सब सही कर रहा हूँ और गन की वजह से ऊपर या नीचे जा रहा है शॉट तो ग्रुपिंग है, तो मैं अभी इसको क्लिक्स दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, अभी ये यूं के जो शॉट हैं जो 9 में लगे हुए हैं ये अपने आप नीचे आ जाएंगे। मैंने नीचे की क्लिक्स दे दी, वो एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अब ये 50 की सीरीज थी, 50 में से आउट ऑफ 48 दैट्स व्हाट आई स्कोर्ड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक सीरीज और चलाते हैं। हाँ, यहाँ से बिल्कुल सही हो रही है।
if you beat me. That is the selection criteria. ज्यादा कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपटीशन कम है, बट इट्स बेसिकली इन नंबर्स। यहाँ पे ये है कि जितना है नेक टू नेक, आपको अगर 15 मिलेंगे तो 15 टॉप के होंगे। दे आर अमंग द बेस्ट। तो एक पॉइंट से आगे पीछे होगा जो होगा। एक पॉइंट तो बहुत ज्यादा है, 0.01 से। आई लॉस्ट माय मेडल टुडे बाय 0.02। तो ये कंपटीशन जो इनसाइड कनाडा होता है, ये क्लब्स के बीच में होता है या ओलंपिक की साइड से कोई आके? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो कोई भी गेम हुआ, ये शूटिंग नहीं है, कोई भी गेम हुआ, सबके ओलंपिक के रूल सेम होते हैं। ओके। उनको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना होता है, उसके बाद प्रोविंशियल्स होते हैं, उसके बाद प्रोविंशियल्स के बाद होते हैं नेशनल्स, उसके बाद इनकी एक टीम बनती है हर एक स्पोर्ट की। एवरी ओलंपिक स्पोर्ट इज सेम, सबका सेम रूल होता है। जिसका एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसमें ये होता है कि आप नेशनल टीम में आओगे, कनाडा की टीम में आओगे, इंडिया की टीम में आओगे, किसी की भी टीम में आओगे। उसके बाद यू गो टू द चैंपियनशिप्स इंटरनेशनली, देन आपकी वर्ल्ड रैंकिंग बननी शुरू होती है। द बेटर यू परफॉर्म, यू हायर यू गेट रैंक, देन आप वर्ल्ड कप्स एंड देन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड देन वही फिर मोक्ष लास्ट में ओलंपिक्स। या अच्छा अंशुल, एक बात बताओ, एक स्पोर्ट्समैन है जैसे आपका मेरे ख्याल से दिन रोज हफ्ते के 40-50 घंटे आपकी ट्रेनिंग लगती होगी। जी भाई, आराम से लग जाती होगी ना? तो आपको टाइम मिलता है साथ में जॉब करने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए? लाइफ भाई, अलाउ करती पढ़ाई है? तो इन्हें पहले ही क्लियर कर दी ना अभी के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आई वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर। अभी मैंने शुरू से अपनी स्टडीज को साथ में बैलेंस करके चला हूं मैं ऑलवेज। कॉलेज में मेरे 80% से ऊपर नंबर थे। स्कूल में आई नेवर स्टूड सेकंड, फर्स्ट था थ्रू आउट। 90% से ज्यादा ही मार्क्स रहे हैं। और अब भी आई एम गोइंग बैक टू स्कूल फॉर मास्टर ऑफ साइंस इन किनेसियोलॉजी, UofS, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन। एंड उसके साथ में आई मीन 24 आवर्स होते हैं। आप 6.5-7 घंटे की नींद निकाल लो। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, यू हैव टू हेल्प मी। कितने घंटे बच गए भाई? 12 घंटे बच गए। 12 घंटे बच गए, राइट। उसमें से आपने एक, अगर आप 40 घंटे की एवरेज निकालते हो तो 5 into 8 इज 40 घंटा, राइट। तो 8 घंटे आपने 5 दिन निकाल लिए। उसके बाद भी आपके पास 9 घंटे बच गए हैं। 9 घंटे में क्या किया आपने? इट्स अप टू यू। आप 2 फुल टाइम जॉब्स भी कर सकते हो सोने के अलावा। आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दे सकते हो। आप अपने, जैसे आप लोग अभी जॉब्स है या जो कुछ भी, उसके साथ में अपनी हॉबीज कंटिन्यू कर रहे हो। सो आई वुड से इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अगेन दैट कम्स टू द बेसिक ऑफ शूटिंग, लाइक इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। यू हैव टू जस्ट मार्क कि मुझे 4 दिन ट्रेनिंग करनी है, 3 दिन बिजनेस को देने हैं, 2 दिन फैमिली को देने हैं, या रोज फैमिली को देने हैं इतने घंटे। बस ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ता है खुद को कि टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब शराब पीते? नहीं भाई, ड्रग्स एट ऑल? नथिंग? नहीं। तो कोई भी गेम हुआ तो उसमें ड्रग कंट्रोल होता है आफ्टर यू क्वालिफाई। मतलब ड्रग अल्कोहल टेस्ट भी होता है, अल्कोहल ड्रग टेस्ट सब कुछ होता है। इवन शूटिंग इज सो हार्ड। शूटिंग में आप सिर के दर्द की गोली भी बैन है। सो इफ यू फाउंड पॉजिटिव, व्हाई? बिकॉज इट काम्स यू डाउन, राइट। हार्ट बेटा ब्लॉकर्स बोलते हैं, हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए बैन है कम्प्लीटली। सो अगर ये होती है तो सीधा यू आर आउट ऑफ शूटिंग फॉर एटलीस्ट 2 years। तो ये कितने टाइम तक टेस्ट में आ जाता है? विद इन 24 आवर्स आपने अगर कुछ भी खाया है तो वो आता है। अब जैसे कैफीन है, आपने सुबह मॉर्निंग में कैफीन लेके अगर हो गया तो कैफीन भी, कॉफी भी आ जाती है आपके डॉग कंट्रोल में कि आपने कॉफी पी थी सुबह। हालांकि वो इट्स नॉट बैंड, बट अगर वो होती तो वो भी पता चल जाता है। तो अभी आप मास्टर्स भी कर रहे हो किसी फील्ड में? है या अभी सोच रहा हूँ, अभी मेरी बात चल रही है। सो इधर दिस फॉल और किनेसियोलॉजी तो मेडिकल रिलेटेड है ना? या इट्स टोटली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी। इट्स इंडिया में जैसे हम स्पोर्ट्स साइंसेस बोलते हैं, उसी का स्पोर्ट्स साइंसेस का एक्चुअली पार्ट है किनेसियोलॉजी। बट यहाँ पे ओवरऑल उसको करके ही नाम बोल देते हैं किनेसियोलॉजी। आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं यूएस वाले? यस, यूएस वाले नहीं, यहाँ पे UofS। स्कॉलरशिप एक्चुअली जहाँ यहाँ पे कनाडा में ऐसे है, इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, सो आपको मैंडेटरीली कुछ स्कॉलरशिप तो मिलती ही मिलती है। हमारे किनेसियोलॉजी प्रोग्राम में आई थिंक दैट इज $36,000 फॉर 2 साल के लिए। तो does sports make you money? It does and it does not. It depends on your level, like how you take it. Like for me, it does, yes. But मेरा ये फंडा है कि मैं अपनी मनी को, शूटिंग को अलग रखता हूँ, बिकॉज उसका वो रिक्रिएशन वाली फीलिंग है ना, जो वो चली जाती है अगर उससे, if your paycheck is dependent on that. फिर आप ब्रेक के लिए वेट करना स्टार्ट कर देते हो कि कब इवेंट्स खत्म होंगे और मुझे वो होता है, तो वो चार्म खत्म हो जाता है उससे। तो मैं आई कीप माई मनी सेपरेट एंड शूटिंग से जो भी आए वो शूटिंग में लगा दो। So government pays for the training? एट दिस लेवल, वेल, 2 चीज़ें होती हैं इसमें।
बिकॉज शूटिंग का कनाडा में कोई भी आज तक ओलंपिक मेडल नहीं आया, सो हमारी फंडिंग बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट है। आई मीन इन द अदर सेंस, मतलब बहुत कम मिलती है। एंड अभी मैं सिटीजन हुआ हूँ, तो मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट गेटिंग सम मनी। राइट नाउ या सस्कैचुअन प्रोविंशियल जो हमारी एसोसिएशन है, इट हेल्प्स मी कवर जो ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, so I get paid for that. They at least pay your shooting range fees and stuff. Yes, that is how. And then फिर वही again the level you go, तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं। जैसे अभी एक एमिनेशन कंपनी है जिसका एमिनेशन मैं यूज़ करता हूँ, सो दे वांट मी टू रिप्रेजेंट देम, सो यू गेट जो, क्योंकि सबसे मेन इसमें खर्चा यही होता है कि आपका एमिनेशन हाई क्वालिटी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, जर्मनी या इंग्लैंड से आपको मंगाना पड़ता है। तो अगर वो आपको एंड एक दिन में अराउंड 300 to 350 राउंड्स लगते हैं, सो दैट काउंट्स टू अबाउट 70 to 80,000 राउंड्स पूरे साल में। सो 70 से 80 हज़ार गोलियां चलानी, आप खुद सोच के देखो कितना एक्सपेंसिव है। That's a lot of money. तो वो फिर कवर हो जाता है अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती हैं तो। मतलब अगर वैसे एक जनरल बात करें, किसी को शूटिंग का शौक है, कोई रेंज ज्वाइन करनी है, उसके लिए क्या मंथली फीस है, क्या होता है बंदे की? सास्केटून में कोई इतनी मंथली फीस नहीं है, प्रोग्राम फी चार्ज करते हैं जिस क्लब में मैं शूटिंग करता हूँ। यहाँ पे कोई भी गेम करो आप कनाडा में, यहाँ पे कोचिंग की तकरीबन, यहाँ ऐसे नहीं है कि जैसे इंडिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज पे वर्क करते हैं ना, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स इज मोस्टली रिक्रिएशन एंड शूटिंग इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दैम। शूटिंग में भी यही है, बट यहाँ पे ये है कि बेसिक जो आपका एक बेस होता है, जो नर्सरी होती है, जो आपकी नर्सरी फाउंडेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोचेज आर वॉलंटियर्स, दे डोंट चार्ज यू एनी मनी। तो प्रोफेशनल कोचेस भी होते हैं नेशनल टीम्स के साथ, they charge lots of money, but at a basic level to start it doesn't cost you so much of money. It's mostly like अगर एक basic level वाले को कुछ करना है, for example अगर shooting में करना है, he or she doesn't need any gun, he or she doesn't need any license, arms license, Okay. no pellets, no खर्चा कोई नहीं, कोई coaching fees Any नहीं। age criteria? 12 साल से Okay. कभी से स्टार्ट, 12 साल से। अभी I was in Netherlands February में, I met a shooter, his age was 91. Wow. Yeah, and he was the 1976 Olympic champion too. हरियाणा में भी अपने शूटर दादी। Yeah, she's no more. Shooter Dadi is no more. He was 91 actually, years old. yes, and he was the Olympic champion 1976. Canada में ही हुए थे 1976 Olympics. तो क्या एक्सपीरियंस था? legend, he was a legend. विजडम क्या मिला? विजडम यही मिला कि मरते दम तक करो जिस चीज को आप एंजॉय करते हो। लाइक लिटरली 91 years of age, आप मतलब पैशन। या आई मीन अगर मजाक में बोले, ऑब्वियसली दिस इज अ डार्क जोक, बट हिज वन लेग इज इन हिज ग्रेव राइट, स्टिल वो ही शोइंग अप ऑन द रेंज एंड हम लोग वार्म अप कर रहे हैं, हमारे साथ में लगे हुए हैं। एंड उसको कोई जरूरत नहीं है, वो 1976 का वर्ल्ड चैंपियन है, 1976 का ओलंपिक चैंपियन है, एंड उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड शूट किया था, दैट वाज अराउंड काफी टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा था। मतलब जरूरत क्या है उस बंदे का, राइट? सब कुछ है। जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, राइट? या सांस लेते जितना इम्पोर्टेंट हो जाता है Yeah. बंदे के लिए कि Yeah. करना ही करना है मुझे, ना? या और जो अपने हरियाणा से सरबजोत सिंह थे शायद, Yeah. उनका भी कोई रिकॉर्ड था या जस्ट? Sarabjot and me, we were actually teammates in Okay. junior shooting squad इंडिया में। एकेडमी का क्या नाम था आपका? नहीं, एकेडमी में नहीं, जब हम शूटिंग स्क्वाड में थे इंडिया की, ओके ओके। तो वी वर टुगेदर इन द इंडियन स्क्वाड। एआर एकेडमी से भी रिलेटेड है कुछ? नहीं, मेरा कुछ रिलेटेड नहीं है वो। आई थिंक आप उसके सरबजोत जोन से उससे शूट करता की बात कर रहे हैं। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अभिषेक भैया, अभिषेक राणा। या आई नो हिम, बट या मतलब मेरे कोचिंग वगैरह उनके साथ नहीं। तो काम के लिए क्या करते हो आप कनाडा के बेसिकली? काम के लिए तो भाई शूटिंग ही करते हैं, हॉबी के लिए थोड़ा सा बिजनेस कर लेते हैं साथ में। तो या एंड मनी का आपका जो टॉपिक था वो सॉरी बीच में रह गया था। सो मनी का ऐसे है कि जैसे आप यू अचीव एक लेवल पे आ जाते हो आप। सो जैसे इंडिया में ये होता है कि आपका कोई मेडल आ जाता है तो द गवर्नमेंट पेज यू। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में आ जाते हो किसी भी गेम में, शूटिंग में भी कुछ एक लोगों को मिल रहा है। हम तो अभी ग्रो कर रहे हैं, मेरा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है शूटिंग में,
सो एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ सिटीजन वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे अभी है अराउंड आई थिंक $2,500 जो फेडरल मनी है, एंड जो उसका 1/3 है वो सस्कैचुअन गवर्नमेंट देती है। सो दिस इज अराउंड $3,100 पर मंथ। तो दिस इज लाइक अ पे चेक टैक्स फ्री। तो अगर आप एक अच्छे लेवल पे कोई भी गेम कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट शूटिंग, कोई भी गेम एक अच्छे लेवल पे इंटरनेशनली रैंकिंग में हो आप तो, और सस्कैचुअन में हो आप, तो आपका मंथली पे चेक अराउंड $3,100 का होता है। ये आपको गवर्नमेंट देती है, एंड वो दे डोंट आस्क यू कि आपने उसके साथ क्या करना है, दिस इज फॉर यू। सो दिस इज अराउंड $36,000 साल के। दिस इज द फंडिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है राइट, एक स्पोर्ट्समैन को अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस में ही लगाना जी है ना, उसके पास टाइम नहीं है कि वो जाके जॉब्स कर सके। जी परमानेंट जॉब तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर क्योंकि पता नहीं उसको कब ट्रेनिंग पे जाना है, कब उसके पास टूर्नामेंट है, कब उसके पास कंपटीशन है ना। जी। तो परमानेंट जॉब तो वो कर नहीं नहीं सकता। कर सो सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से एक सोर्स ऑफ इनकम हो ताकि वो अपने में सुधार ला सके, Yeah. रोज प्रैक्टिस कर सके, है ना, वो बहुत जरूरी है कहीं Yeah. बिजनेस करने का टाइम मिल जाता है ऑन द साइड। हाँ मिल जाता है। क्या करते हो अगेन बैलेंस, लॉजिस्टिक्स का है छोटा सा, कुरियर कंपनी है। सो वी हेल्प विद फाइनल माइल डिलीवरीज। फॉर द Amazon? Not for the Amazon, we mostly deliver with the Chinese stuff. Shein, Temu, Alibaba. Grow करने का भी इतना मूड है नहीं उसको, but because Saskatoon is a small place, Right. so if I want to grow, I have to move to other city. तो अभी आप सस्कैचुअन को रिप्रेजेंट करते हो, अगर मान लो प्रोविंशियल टूर्नामेंट हो रहे हैं Yeah. तो यू विल बी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सस्कैचुअन, Saskatchewan, yes. राइट राइट। अभी हमारे एमएलए जो त्रिभुवन ग्रेवाल जी है ना, उन्होंने भी आपकी बात उठाई थी। Yeah, Assembly में। felt very honored. He's gem of a person. He goes out of the box to help like people like me and everybody. So he actually invited me to the Legislative Assembly to honor me, and I felt really grateful. And Sports Minister of Saskatchewan, Honorable Alana Rose, she also spoke regarding me. So yeah, that was nice of a feeling. It's a motivational thing, right? It gives you Yes, it motivation does, to and do then that. you become a part of the official part of that day's history in the legislation. Yeah. So because when the honorable members speak about you, then they write it in the books. So you become the part of the history. So अंशुल भाई एक बात बताओ, हरियाणा पंजाब से हमारा कोई लड़का आ रहा है, यंग लड़का बीटेक करके आ रहा है, बीए करके आ रहा है, क्या एडवाइस दोगे उसको आप? भाई मैं तो बीटेक की ही नहीं है, मैं तो क्या एडवाइस दूंगा। मैं ये कहूंगा भाई बस भेड़ चाल में मत चलो, जो आपका दिल करता है ना, यू विल फाइंड सम वे। कोई ना कोई तरीका आप निकाल लेते हो, आपका जो मन करता है वो करो। भेड़ चाल में मत आओ, एजेंट ने बोल दिया ये कर दिया वो कर दिया, नहीं ऐसा ऐसे नहीं चलता। कैनेडा हैज so much potential to offer. यहाँ पे लेग पुलिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। They push you, मतलब they push you beyond your limits, right? So यहाँ पे ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, ये मत देख क्या हो कि भाई बस उसने ये कर लिया वो कर लिया। मतलब इंडिया में ऐसे करते हैं, 4 प्रोफेशन दे देते हैं। मतलब अच्छे से अच्छे पेरेंट्स भी बोलते हैं हम बहुत लिबरल्स हैं, बेटा तुम्हें जो करना है वो करो, डॉक्टरी इंजीनियरिंग लॉयर या आईएएस आईपीएस में से। मतलब लिबरल्स भी हो गए और ऑप्शंस भी दे दिए। कनाडा में जब आते हैं तो ये होता है हमारे देसी लोगों को स्पेशली, चलो ट्रक पे चढ़ गए, क्या कहते हैं अपना कोई स्टोर खरीद लिया, जॉब कर लिया आईटी वाईटी की, या फिर ट्रेड्स में चले गए, राइट। इन चीजों के अलावा भी काफी करियर हैं। आप बताओ किस बारे में आप बताना चाहोगे बंदों को, जैसे अपने व्यूअर्स पता है कौन है, अपने जैसे ही बंदे है ना, जो यंग इमिग्रेंट्स हैं या कुछ जो करना इंडिया में चाहते बैठे हैं, हैं, कुछ करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। एक तो ये बात है सबसे पहले तो कि जैसे इंडिया से आते हैं ना, सबसे मेन जो लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप है वो है टोरंटो जाना है, वैंकूवर जाना है, ज्यादा से ज्यादा एडमिंटन कैलगरी चले गए। भाई कनाडा बहुत बड़ा है, वहां पे जाते हो लेबर की जॉब्स करते हो, फिर बोलते हो कुछ नहीं होता, राइट भाई एक्सप्लोर करो, बहुत लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। बाहर निकलेंगे तो ही अपॉर्चुनिटीज है। या अभी सास्केटून जैसे शहर में, अभी हम लोग अगर टोरंटो में बैठे होते तो हम डैम श्योर, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैं वहां पे शूटिंग नहीं कर रहा होता एटलीस्ट, ट्रेड्स में मोस्टली, या कुछ ना कुछ और कर रहा होता। एंड वहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि इट फोर्सेस यू टू चूज दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आप वहाँ पे 1.23 मिलियन से नीचे घर नहीं अफोर्ड कर सकते ढंग का, या फिर आपको अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा, राइट। और इंश्योरेंसेस इतने हैं, भगवान ना करे आपको टिकट ना मिल जाए, पुलिस वाले ने टिकट दे दी तो आपकी गाड़ी अनअफोर्डेबल हो जाती है, राइट।
अगर आप GTA से बाहर जाते हो तो वहाँ की पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी सेंट्रलाइज्ड है टोरंटो में. सो ओंटारियो इज मोस्टली अबाउट टोरंटो. अगर बाहर चले जाते हो तो गांव ही है मोस्टली. आई मीन इन ऑल मीन्स आई लाइक टोरंटो बट सैचुरेट हो चुका अभी वो. वहाँ पे बैठ के आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती. आप मतलब सोच नहीं सकते, बैठ के सोचने का टाइम नहीं है आपके पास. आप 3-3 शिफ्टों में चल रहे हो एंड आपके पास सोचने का टाइम नहीं है कि आपने जिंदगी में करना क्या है. एकदम से ऐसे 2 चुटकियां हो जाएंगी, 15 साल निकल जाएंगे. That's right. आप सुबह उठे, आपको पता आपको भाई इतने पैसे कमा कर लाने ही पड़ेंगे क्योंकि इतनी किस्तें पेंडिंग Yeah. हैं. एंड फिर ऊपर से एक हमारी सोशल मीडिया वाली कनाडा वालों की अलग जिंदगी चलती है कि हमारी जिंदगी में ये चल रहा है दिखाने के लिए. एक्चुअली में कुछ और चल रहा होता है. चार्जर लेनी पड़ती है. चार्जर लेनी पड़ती है. आपका अंशुल भाई, मतलब जैसे आप शूटिंग में हो ना, जी भाई. तो मोस्टली आपको जो लोग मिलते हैं, जो आप जिस कम्युनिटी के साथ आप डील करते हो, वो मोस्टली मुझे लगता है वो एक वाइट कम्युनिटी होगी, है ना, मोस्टली वाइट पीपल होंगे. तो डू यू फील अ सेंस ऑफ रेसिज्म समवेयर? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. Not at बिल्कुल all. भी नहीं. मतलब स्टीरियोटाइप कई बार होता है बट आप समझो, स्टीरियोटाइप इज अ डिफरेंट थिंग. स्टीरियोटाइप कम्स फ्रॉम, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, अभी कोई दिल्ली वाला बंदा होगा, उसने 3-4 बंदे हरियाणा के ऐसे देखे होंगे गाड़ी पे जाट लगा रखा है, मोटे मोटे टायर निकाल रखे हैं स्कॉर्पियो के, राइट. उसको ये लगेगा ये तो गुंडे होते हैं. उसको क्या पता कि भाई आर्मी में सबसे ज्यादा आदमी मरते हैं हरियाणा के. उसको क्या पता कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं हरियाणा वाले, राइट. उसके दिमाग में तो वो स्टीरियोटाइप उस चीज से बना ना कि द काइंड ऑफ चीजें उसने जो देखी हैं. तो रेसिज्म तो बिल्कुल भी नहीं. रेसिज्म तो जो स्पोर्ट्स में जो हो गया वो रेसिस्ट नहीं हो सकता. या तो वो स्पोर्ट्समैन नहीं है या तो वो रेसिस्ट नहीं है. स्पोर्ट्समैनशिप ही मतलब वो है कि वो ब्रदरहुड चलता है वहाँ पे. मतलब हम शूटिंग कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं सारे. हमारा मैच से पहले हम ऐसे होते हैं जैसे हम एक दूसरे को जान से मार देंगे, गोली शायद उसी को मार देंगे, बट मैच के बाद सारे ऐसे इतनी मस्ती करते हैं. उसके बाद मैच खत्म हो गया, खत्म प्रेशर, बस दैट्स डन. तो स्टीरियोटाइप्स तो हो जाते हैं कई बार. जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ब्राउन कम्युनिटी है, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, यू नो, फिर थोड़ा सा बताना पड़ता है कि नहीं और चीजें भी करते हैं. दैट्स नॉट रेसिज्म, दैट्स ऑल मींस. मतलब मुझे बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि मतलब रेसिज्म स्टीरियोटाइप से अलग है. बहुत अलग है, क्योंकि स्टीरियोटाइप अच्छा भी तो हो सकता है. अगर आपने फॉर एग्जांपल आप जैसे पंचकुला से हो भाई, पंचकुला से आप चंडीगढ़ से हो. मैं चंडीगढ़ गया, मैं सुखना लेक घूम के आया, बढ़िया गेड़ी वेड़ी मार के आया. मुझे लगा यार क्या जिंदगी है चंडीगढ़ की, तो राइट. एंड आपको आप मनमाने वहां पे अपने मॉर्गेजेस के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रेसफुल लाइफ आपका खुद, आप उसी शहर से हो और आपको ये लगा कि यार इस शहर में तो जिंदगी बकवास है. और जो मैं वहां पे जिंदगी देख के आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, यहाँ तो सुकून ही बहुत है. तो स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. It's all your experiences about that specific thing. हम ब्राउन की कम्युनिटी की बात करें, गरेवाल साहब आए थे अपने पास, है ना. जी. जिस टाइम पे वो सास्काडून आए थे, उस टाइम पे सास्काडून में सिर्फ पढ़े लिखे लोग होते थे. जो ब्राउन कम्युनिटी थी वो या तो यूनिवर्सिटी गोइंग होते थे या डॉक्टर्स हुआ करते थे, है ना. तब शायद उनके लिए स्टीरियोटाइप कुछ और होता था ब्राउन लोगों के लिए. एक ब्राउन आदमी को देखा था, यू गो टू यूनिवर्सिटी, आर यू टीचर और समथिंग लाइक दैट, है ना. अब देखते हैं आ रहे हो टैक्सी ड्राइवर, है ना. तो स्टीरियोटाइप भी चेंज हो गया किसमें. स्टीरियोटाइप भी चेंज हो गया. कोई नहीं, थोड़े दिन में और अच्छा इन पॉजिटिव वे स्टीरियोटाइप चेंज कर देंगे. जैसे आप BC में जाओगे, वहाँ पे स्टीरियोटाइप ये है अपने ब्राउन्स के लिए कि ये तो बिजनेस ओनर्स होते हैं, इनको तो यहाँ आके दे आर द बिजनेस ओनर्स. या तो वहाँ पे फिर पॉजिटिव में चला जाता है. अभी ब्रैम्पटन में जो चल रहा है तो अभी स्टीरियोटाइप ये हो गया कि तो हुल्लड़बाज हैं. USA में ये चल रहा है कि तो इलीगल हैं सारे रिफ्यूजी हैं. That's right. पिस्टल की बात करें, मतलब वो अलग अलग होती हैं. एक तो स्पोर्ट्स वाली अलग होती है और जो रियल पिस्टल्स होती हैं जैसे पुलिस ऑफिसर्स के पास होती हैं, वो अलग अलग होती हैं दोनों. दोनों ही सेम होती हैं वैसे तो. मेरा जो मेन इवेंट है 25 मीटर का, इट यूजेस अ सेमी ऑटो 22, so that is actually a real pistol. That's why it comes under the handgun ban. But it cannot be used for civilian purposes because of the size and because of उसकी special grip होती है. मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड होती है वो, एंड वो सिंगल हैंड यूज के लिए होती है. इट्स वेरी डिफरेंट. आपके हिसाब से कस्टमाइज कैसे होती है? तो उसकी ग्रिप्स होती हैं, जैसे मैं हाथ में पकड़ता हूँ तो इट्स कम्प्लीटली मतलब मेरे हाथ के हिसाब से काइंड ऑफ 3D प्रिंटेड. तो CNC मशीन्स होती हैं, उसमें से निकलती है वो प्रॉपर क्ले लगा के प्रॉपर पहले, एंड उसको फिर कस्टमाइज होती है वो हर बंदे के हिसाब से. वेट कितना रहता है उसका? अराउंड 1 kg to 1.23 kg वेट. एंड देन ट्रिगर पुल होता है, जो ट्रिगर पुल इज 1 kg. सो जो ट्रिगर है उसमें वेट होता है, मतलब आपको कितना उसमें पुल डालना पड़ेगा. मतलब एक जैसे डंबल है तो आप ट्रिगर पे अगर 500 ग्राम का ट्रिगर वेट मतलब एक डंबल टांग दोगे तो वो ट्रिगर वर्क नहीं करेगा. द गन वोंट फायर.
उस पे 1 किलो का ट्रिगर पे 1 किलो का डंबल आपने मतलब हैंग करना पड़ेगा तब चलेगी वो। दैट मीन्स मतलब 1 किलो का आपको वेट पुल करना पड़ेगा तब आपकी चलेगी। एंड जो पैलेट गन होती है जो 10 मीटर वाली होती है, जो इवेंट आज था मेरा, उसमें 500 ग्राम्स होता है। वो एयर पिस्टल होती है। उसमें छर्रे बोलते हैं आई थिंक, राइट? छर्रे बोलते हैं उसको, छर्रे डलते हैं, पैलेट्स डलती हैं उसमें। और मतलब जैसे पिस्तौल आपने ऐसे किया हुआ है ना, दिस इज हाउ यू शूट, राइट? तो मेरे ख्याल से इस चीज की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना? बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसको बैलेंस करना आसान नहीं है ना, क्योंकि नहीं, यू कैन नॉट हैव लाइक लिटिल बिट ऑफ द मूवमेंट इवन, राइट? ये या मूवमेंट से ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब आप शूट कर रहे हो, ये आपने इतना बड़ा टारगेट है, इंसान है, वो करना है। वो कॉम्बैट शूटिंग इज वेरी डिफरेंट। कंपेटिटिव शूटिंग में लाइक 4.5 mm कितना होता है? 4.5 mm, दैट्स द बुलसाई साइज एंड 10 meters, नो सपोर्ट एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप किस हिसाब से कर रहे हो। तो मशीन्स तो है नहीं, मूवमेंट्स तो होती हैं, बट ये है कि हमारी आदत ऐसी होती है कोऑर्डिनेशन की कि जिस टाइम पे ट्रिगर चलता है उस टाइम पे गन सेंटर में होती है। तो हम वो लेके आए थे बो एंड एरो थोड़ा टाइम पहले, ऐसे एंजॉयमेंट के लिए। तो वहां से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज का कि बैलेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है स्पेसिफिक मोमेंट में। आर्चरी एंड शूटिंग दे आर सिस्टर स्पोर्ट्स। उनके बेसिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट दे आर डिफरेंट। तो जो हमारी रेंज है यहाँ पे, वी शेयर द रेंज विद आर्चरी गाइस। तो आर्चरी वाले भी वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं। क्या नाम है रेंज का? Saskatoon Wildlife Federation, Marquis Drive पे है। If any of the viewers want to try, come. I want to. Yeah, sure. Whenever. We will come. Yeah. Definitely. I really want to. yeah, whenever you want. अपने पिछले खुद करते थे हमने पीछे टारगेट लगा के, Yeah, तो मजा आया था बहुत। It was good. I want to get in archery especially. yeah. I would like to come sometime. Archery is nice, very nice sport. Funding is amazing, better than shooting. No, just recreationally, right? Recreationally, yeah, recreationally बहुत लीग चलते हैं इनके। हर संडे का कंपटीशन होता है, मजा आता है उसमें, काफी सारे लोग आते हैं। Okay. तो आर्चरी वाले लोग जाते हैं उसमें। मैं नहीं करता हूँ आर्चरी, आई एम वेरी बैड इन आर्चरी। आपने ट्राई की है? हाँ, ट्राई किया है, मार लेते हैं थोड़ी बहुत तो, बट दैट्स नॉट माय टाइप। सो